नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर एनएचएम की है। एनएचएम के द्वारा एनएम के पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है 9/2021। आपको बता दें 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जनरल के 2484 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 463 पद हैं, ओबीसी के 1381 पद हैं, एससी के 1066 पद हैं और एसटी के 69 पद हैं। कुल मिलाकर 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 15/9/2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी 12 बजे से, जो कि 30/9/2021 एट 11:59 तक चलेगी। अगली खबर की बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग कल से। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 17 सितंबर 2021 से शुरू हो रही है। प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अंतर्गत बीएड में प्रवेश के लिए सीटों की कुल संख्या 2,35,310 है। इनमें 7,830 सीटें विश्वविद्यालय राज्य के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की हैं, जबकि 2,27,480 स्ववित्त पोषित हैं। राज्य समन्वयक ने बताया कि प्रत्येक महाविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु 10% सीटें अतिरिक्त होंगी। ईडब्ल्यूएस की सुविधा सरकारी अनुदानित और गैर अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में होंगी, किंतु अल्पसंख्यक संस्थानों में नहीं होंगी। तो बड़ी खबर है, आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए अगर आपको काउंसलिंग कराना है। अगली खबर संस्कृत विश्वविद्यालय की है। संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री व आचार्य के परीक्षा फल को घोषित कर दिया गया है। आप लोग जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा फल को देख सकते हैं। जल्द जारी होंगे विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के भी परीक्षा परिणाम, जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर दी गई है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन तिथि को 25 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। कुल सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि आवेदक अब 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की राजधानी में 8वीं तक स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। आपको बता दें दिल्ली की खबर है। दिल्ली में कक्षा 6 से 8 तक स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक के लिए है, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन 421वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान विभिन्न छात्र संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विश्वविद्यालय को खोलने की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की अंत में ज्ञापन दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रही। तो अब देखना होगा कि कक्षाएं कब से शुरू होती हैं। फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। जारी किया गया खान अधिकारी का परिणाम। यहाँ पर खान अधिकारी लिखा हुआ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में समूह खा के खान अधिकारी का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। इसमें 4 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके लिए 10 सितंबर 2021 तक साक्षात्कार लिया गया था। साक्षात्कार पूरा होने के 5वें दिन आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। लोक सेवा आयोग की ओर से खान अधिकारी के 4 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2020 से 21 जारी किया गया था। सीधी भर्ती के तहत अनारक्षित वर्ग के 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1 और अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है अनारक्षित होना चाहिए और यहाँ पर आरक्षित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी अनारक्षित लिख दिया गया है। तो काफ़ी कमियाँ इस पेपर में देखने को मिल रही हैं। अगली खबर पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी पॉपुलर भर्ती है। आपको बता दें पंचायत सहायक भर्ती 65 पंचायतों का मामला अटका। कार्यवाही रजिस्टर में चयनित अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित नहीं किए जाने से फंसा पेच। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह सबसे बड़ी भर्ती है। 58,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई, कहीं कहीं पेच भी फंस गया है। भले इसमें 6,000 रुपये आपको मंथली दिए जाएं, लेकिन इस भर्ती के प्रति ग्रामीण अभ्यर्थियों का रुझान देखने को मिला है। सरकार के द्वारा एक गलती की गई है
कि मेरिट के आधार पर भर्ती की जा रही है। परीक्षा के आधार पर भर्ती होनी चाहिए थी और योग्यता सही रूप से निर्धारित की जानी चाहिए थी। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती है, तो इसमें CCC कम से कम अनिवार्य होना चाहिए था, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि सरकार 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस भर्ती को निकाली है। जिले की 65 ग्राम पंचायतों पंचायत सहायकों की नियुक्ति का मामला फिलहाल अटक गया है। कार्यवाही रजिस्टर में चयनित अभ्यर्थी का नाम प्रस्तावित न किए जाने अथवा अन्य कारणों से इन सभी को अभी नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए जाएंगे। इसे लेकर अंतिम निर्णय डीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने अपने पास सुरक्षित कर लिया है। इससे प्रभावित गांवों के आवेदकों में खलबली मची हुई है, तो जल्द इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। अगली खबर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय में यूजी के लिए करें आवेदन। अम्बेडकर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अब सिर्फ स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है, जबकि 15 सितंबर 2021 तक पीजी दाखिले के लिए आवेदन का अंतिम दिन रहा। देर शाम तक लगभग 6,800 आवेदन मिले। विश्वविद्यालय की 1,953 सीटों पर दाखिले होने हैं यूजी पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर, जबकि पीजी के लिए पुलिस परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा पर अभी फैसला नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के यूजी और पीजी विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल कक्षाएं व शैक्षिक परामर्श के लिए कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा पर फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार यूजी पीजी के तीसरे व चौथे सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षाओं की शुरुआत 15 दिसंबर 2021 से और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 नवंबर 2021 से होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता ने कहा कि अभी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अभी 50% क्षमता के साथ ही छात्रों को बुलाने की अनुमति दी गई है। जब तक यह संख्या 100% नहीं हो जाती है, तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित। बीटीसी प्रशिक्षण 2013 सेवारत मृतक आश्रित और बीटीसी 2014 एवं 2015 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017-18 अवशेष अनुत्तीर्ण के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 21 सितंबर 2021 से शुरू होगी। परीक्षा 23 सितंबर 2021 तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाएगी। 10 से 12 व 2 से 4 के बीच संपन्न होंगी। यह जानकारी सभी परीक्षा नियमों पर अधिकारी ने दी है। तृतीय सेमेस्टर में लगभग 43,000 प्रशिक्षु हैं। अगली खबर पीसीएस 2018 को लेकर है। स्केलिंग का मामला गंभीर होता चला जा रहा। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 में स्केलिंग लागू किए बिना परीक्षा परिणाम जारी करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आयोग व याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुनाने के लिए 23 सितंबर 2021 की तारीख नियत की है। अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग नहीं लागू की गई और इसके बिना ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। याचिका में परिणाम रद्द कर स्केलिंग के बाद नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। वहीं लोक सेवा आयोग का कहना है कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू करने के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। तो देखना होगा कि 23 सितंबर 2021 को कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। अगली खबर की पुरानी पेंशन बहाली को जारी रहेगा संघर्ष। पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में बोले अध्यक्ष। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाएगा। आप इसको नोट कर लो, कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल होने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने साफ साफ कहा है कि पुरानी पेंशन पर कोई चर्चा नहीं। तो पुरानी पेंशन बहाल होगी या नहीं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। इधर एक तरफ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, दूसरी तरफ 22,000 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करने की मांग चल रही है। कौन सफल होगा यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती जब तक नहीं आएगी तब तक इधर संघर्ष चलता रहेगा। क्योंकि जब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ जाएगी, वो 22,000 पद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा, तो आधे लोग डिवाइड हो जाएंगे और सरकार ने इसके लिए एक समिति गठित की है। अब समिति का रिपोर्ट जो है अक्टूबर माह में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ही कोई जानकारी आपको मिल पाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में 22,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बुधवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने निशासगंज स्थित SCERT कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक से वार्ता करने की मांग को लेकर दूसरे तल पर पहुंच गए। इससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। अधिकारी
और कर्मचारी कार्यालय से बाहर आ गए। तो मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, लगातार आंदोलन जारी है, धरना प्रदर्शन कर देखना होगा कि इन्हें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, या तो वक्त बताएगा। अगली खबर की दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी, ऐसा WHO ने कहा है। WHO ने अपना रिपोर्ट पेश किया है जिससे यह बात सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पिछले सप्ताह दुनिया भर में कोरोना वायरस के करीब 40 लाख मामले दर्ज किए गए, जो नए मामलों को देखते हुए 2 महीने से अधिक समय में पहली बड़ी गिरावट है। WHO ने मंगलवार को जारी अपने साप्ताहिक आंकड़ों में बताया कि पिछले सप्ताह की तुलना में दुनिया के सभी क्षेत्रों में मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हाल के सप्ताह में कोविड-19 के 44 लाख मामले दर्ज किए गए। वहीं दुनिया भर में मौतों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 62,000 मौतें दर्ज की गई हैं। सबसे ज़्यादा कमी दक्षिण पूर्वी एशिया में आई है, जबकि मौतों में अफ्रीका में 7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जैसे अफ्रीका का जिक्र किया गया है। लेकिन अन्य देशों में मौतों का आंकड़ा भी गिर रहा है और कोरोना संक्रमण के मामले भी कम देखने को मिल रहे हैं। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर। दिल्ली विश्वविद्यालय खुला, पहले दिन कम संख्या में आए छात्र। आपको बता दें कि DU के दिशा निर्देश की मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको प्रवेश करना है। कर्मचारियों को कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। छात्रों को टीके की कम से कम 1 डोज लगवाना जरूरी है। टीके की दोनों डोज लगवाने वाले छात्रों को ही आवंटित होंगे छात्रावास। थ्योरी की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। 50% बैठने की क्षमता के साथ ही कक्षाएं हाल व प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। प्रयोगशाला के लिए कॉलेज जाने का फैसला स्वैच्छिक होगा, छात्र पर दबाव नहीं होगा। तो कई नियम दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा अब बताए गए हैं, उसका पालन करते हुए आप विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश कर सकते हैं। साथ साथ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप विश्वविद्यालय में जाएंगे या नहीं, या आपके ऊपर स्वैच्छिक छोड़ दिया गया है। अगली खबर है कि 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार। सामान्य 1940 रुपये और ग्रेड A के धान का जो MSP 1960 रुपये निर्धारित किया गया है। मैं आपको बता दूं, DM को नोडल अधिकारी चयनित किया गया है और सरकार के द्वारा 40 रुपये की वृद्धि की गई है। आपको मालूम होगा वृद्धि क्यों की गई है, आखिरकार चुनाव के पहले क्यों की गई, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और किसानों का दबाव है। सरकार इससे डर भी रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा घाटा होने वाला। कम से कम 140 सीटों का लॉस होगा, क्योंकि वहां से सरकार के द्वारा जो भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, पार्टी के द्वारा जो भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो सर्वे आ रहा है कि 140 सीटों का लॉस होगा। पहले 125 के आसपास सीटें बीजेपी को किसानी क्षेत्रों से मिली थी। अगली खबर भारतीय परिवारों पर बढ़ा कर्ज। GDP का 37.3% पहुंचा। SBI का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। आपको बता दूं, महामारी से पैदा आर्थिक संकट ने बढ़ाया दबाव। दिसंबर तिमाही के बाद मामूली गिरावट। यहाँ पर देख लीजिए रिकॉर्ड। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2013 के पहले किसकी सरकार थी और 2013 के बाद किसकी सरकार है। यहाँ पर देखिए आंकड़े दिए गए हैं। GST के बाद 7.20% की वृद्धि। 2017 से 18 30.1%, 2018 से 19 31.7%, 2019 से 20 32.5% और 2020 से 21 37.3% लगातार बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि महामारी से पैदा आर्थिक संकट का भारतीय परिवारों की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ा है। उन पर कर्ज में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। SBI रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 21 में भारतीय परिवारों पर कर्ज बढ़कर GDP का 37.3% पहुँच गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार के द्वारा सब कुछ अच्छा किया जा रहा है, सरकार सब कुछ प्रोग्रेस कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? GDP लगातार घट क्यों रही है? जब सब कुछ अच्छा है, मीडिया में सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, मीडिया वाले कह रहे हैं कि देश तरक्की के राह पर जा रहा है, तो आखिरकार GDP क्यों घट रही है और इस तरह की स्थिति भारत में क्यों देखने को मिल रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मीडिया में जो दिखता है क्या वह हकीकत होता है? समाचार पत्रों में जो छपता है क्या हकीकत होता है? सभी समाचार पत्रों की हिम्मत नहीं है कि अपने मन से कुछ लिख दें। कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जो अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जो कहा जाएगा वही किया जाएगा।
तो आप लोग यहाँ पर आंकड़े देखिए, 2017 से लेकर 2021 के आंकड़े आपके समक्ष हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आंकड़ा दिया गया है। अगली खबर कि एक्टर सोनू सूद के ठिकानों पर पहुंची आईटी टीम। क्या सरकार के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए था? क्या सरकार के द्वारा आईटी टीम के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करवानी चाहिए थी? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। जनता कह रही है कि सरकार की यह चाल है, सरकार के द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि सरकार के पक्ष में सोनू सूद खड़े नहीं हैं। दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के कारण सरकार के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही, मोदी सरकार के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप बताइए, जो व्यक्ति अपना होटल, अपना मकान सब कुछ गिरवी रख के आम जनता की मदद किया हो, जो व्यक्ति लोगों की मदद के लिए तत्पर रहा हो, हमेशा सहायता करता चला आया हो, उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई शोभा नहीं देती है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। न तो 2022 के चुनाव में सरकार को झटका लग सकता है। 5 राज्य के जो चुनाव है सभी जगह से झटका लगना तय है अगर सोनू सूद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम जनता बोल रही, आम जनता का कहना है। और ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं कि सोनू सूद के पक्ष में किस तरह से ट्रेंड किया ट्वीट। और आपको मैं बता दूं, सरकार के द्वारा जलन बस, खुन्नस बस इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। आम जनता सर्वमान्य है, आम जनता सोनू सूद को पसंद करती है क्योंकि इन्होंने गरीबों की मदद की है। जो गरीबों का मसीहा होगा, जो गरीबों की मदद करेगा, उसका मैं पक्ष जरूर करूँगा। अगली खबर कि ऑनलाइन होने से भर्ती परीक्षाओं में आएगी पारदर्शिता। यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खबर नहीं है, देहरादून की खबर है। और चुनाव जैसे जैसे आएंगे पारदर्शिता बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ऑनलाइन होने से भर्ती परीक्षाओं में आएगी पारदर्शिता। सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मूल मंत्र है। इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब ऑनलाइन परीक्षा की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब उत्तराखंड में समूह ग की परीक्षाएं फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा कराने तक ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहा है। अब तक युवाओं को हर परीक्षा के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। इसमें नाम, पता, उम्र, शैक्षिक योग्यता में तमाम बार गड़बड़ियां होने से आवेदन निरस्त होने का खतरा रहता था। लेकिन अब आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे इस तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। तो फिलहाल जैसे जैसे चुनाव आएगा भर्तियां भी देखने को मिलेंगी और आपको बदलाव भी देखने को मिलेंगी और सरकार के द्वारा पारदर्शिता चिल्लाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि युवा सीएम धामी ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए खोली रोजगार के रास्ते। 22,000 सरकारी नौकरियाँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ 22,000 सरकारी नौकरियाँ कम नहीं होती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 22,000 सरकारी नौकरियाँ 2021 में देने के लिए। धामी सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, समूह ख व समूह ग के पदों की सीधी भर्ती में 1 साल की छूट। तो गुड न्यूज़ है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। लेकिन जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है क्या वह किया जाएगा, सबसे अहम है। यहाँ पर लिखा हुआ है, लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त और बैकलॉग पदों पर भर्तियां करने का फैसला लिया है। लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग ने इनमें से कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आखिरकार चुनाव के समय सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया जाता है? अमित शाह जी बोले, आपको रोजगार मिला, सरकारी नौकरी मिली। अगर सरकारी नौकरी जो सरकार नहीं दे सकती है, रोजगार जो सरकार नहीं दे सकती है, युवाओं के प्रति नहीं सोच सकती है, तो ऐसे सरकार का रहने का कोई हक नहीं है। तो वर्तमान में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बिहार में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है? धरने पे धरने हो रहे हैं, मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, प्रतियोगी छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इसके बारे में अमित शाह जी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? कृपया कर अमित शाह जी का इसके संबंध में एक ट्वीट आ जाता तो बहुत अच्छी बात होती। अगली खबर है कि पॉलिटेक्निक में 1370 भर्ती का विज्ञापन जारी। प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के 238 पद में। आपको बता दूं 12 दिसंबर 2021 को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही, 12 दिसंबर 2021 को, और सिलेबस इसी महीने के अंत में जारी कर दिया जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का लक्ष्य है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इस भर्ती परीक्षा को कंप्लीट करके, भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग देने की। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है। क्या फरवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच में नियुक्ति पत्र वितरित हो पाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सारे संसाधन मौजूद हैं, समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगली खबर जेईई मेन 2021 को लेकर है। जेईई मेन 2021 में 44 विद्यार्थियों को मिले 100 परसेंटाइल। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया 24 अगस्त 2021 को। उसमें भी परसेंटाइल के आधार पर परिणाम को तैयार किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी है, 2-3 दिन इधर उधर हो सकता है। तो परसेंटाइल कैसे बनाया जाएगा सबसे अहम है, और मेरिट कितनी जा सकती है इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है उसके आधार पर मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और कोई अभ्यर्थी 90 नंबर पा गया और 90 नंबर हाईएस्ट है, तो 90 को 100 परसेंटाइल मानकर मेरिट को घटाया जाएगा और 15 से 20 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन पहले 15 से 20 गुना कैंडिडेट निर्धारित नहीं किए जाएंगे, पहले सभी से आवेदन कराया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, परसेंटाइल में कोई फेल नहीं होता है, बस आपको सर्टिफिकेट मिलता है। फेल पास तब पता चलेगा जो मुख्य परीक्षा में बैठेगा वह पास है, नहीं तो सब फेल है। तो मैं आपको बता दूं, सभी आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के बाद शार्ट लिस्ट किया जाएगा। शार्ट लिस्ट में 15 से 20 गुना कैंडिडेट आएंगे। 15 से 20 गुना कैंडिडेट जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे वही पास हैं, बाकी सब फेल हैं। जो लेखपाल भर्ती में नहीं बैठ पाएगा वह 1 वर्ष तक आने वाली किसी भी भर्ती में नहीं बैठ पाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, प्रोफेशनल कोर्स छोड़कर। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में मेरिट कम जाने की संभावना, जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, अगर मान लीजिए वीडियो की भर्ती आ गई, 1000 पद है, अगर उसमें मेरिट 70 जा रही है, अगर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आ गई तो उसमें मेरिट 55 से केवल 60 जाएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और भविष्य में जो होगा आप लोग देखेंगे कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वह सही है या नहीं। फिलहाल मेरिट कितनी जाएगी, तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार जिस तरह से मूल्यांकन चल रहा है, 75 से 80 हज़ार कापियाँ पर डे चेकिंग हो रही है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो बयान दिया था, आयोग के अध्यक्ष ने जो बयान दिया था, उसके आधार पर देखा जाए तो 1 लाख कापियों का लक्ष्य है। लेकिन कम से कम 75 से 80 हज़ार कापियों का लक्ष्य अगर हम मान लें, और जो स्थिति सामने आ रही है, जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि 57 से लेकर 63 जनरल की मेरिट जाने वाली है। जितने भी 57 से 63 वाले हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। लेखपाल भर्ती में आप लोग बैठ पाएंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी। मेरिट कम हो सकती है लेकिन बढ़ेगी नहीं, मेरिट कम हो सकती है लेकिन बढ़ेगी, और कम होने की संभावना -+2 मानकर चलिए। प्लस होना जरूरी नहीं है कि प्लस होगा, लेकिन माइनस जरूर होगा, मतलब कि 55 तक मेरिट जा सकती है। तो 57 से 63 वाले अभी से लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। जो जानकारी दे रहा हूँ ऑथेंटिक दे रहा हूँ, क्योंकि 63 से ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी और 55 से कम मेरिट नहीं जाएगी। 55 से ऊपर और 63 से कम वाले अपनी तैयारी इसी समय से शुरू कर दें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। और उससे नीचे सभी की मेरिट जाएगी। आपको मालूम होगा कि जनरल से ज़्यादा किसी की मेरिट नहीं जाती है। अगली खबर की BA BCom BSc का कट ऑफ जारी। प्रवेश आज से गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया काउंसलिंग कार्यक्रम। तो आप जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए BA और BSc मैथ्स, BSc बायो, BCom के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। नोटिस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी जाइए नोटिस डाउनलोड करिए अगर आप इस परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं। अगली खबर है कि 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने को हरी झंडी। आपको बता दें, प्रदेश के 16 आसेवित जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने को हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इन कॉलेजों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा जो एम्स बनवाए जा रहे थे, एम्स का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में कितने एम्स बन चुके हैं, सरकार के द्वारा जो पहले प्रक्रिया शुरू की गई थी उसका क्या हाल है, चुनाव के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, सरकार इसके बारे में स्पष्ट कर दे। और चुनाव के पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, सरकार इसके बारे में भी स्पष्ट कर दे। क्योंकि
कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए कहा जाता है कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो कहा जाए वह किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार के द्वारा 2017 में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें कितने वादे पूरे किए गए हैं आप घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोग खुद देखिए, मैं कहूँगा तो आप कहेंगे किसी पार्टी के समर्थक हैं, तो भैया मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। आप खुद देखिए और पढ़िए कितनी बातें सरकार के द्वारा की गई थी और कितनी पूरी हुई। अगली खबर की ITI में प्रवेश अब 18 सितंबर 2021 तक। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 सितंबर 2021 कर दी गई है। पहले आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 निर्धारित थी। विशेष सचिव व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग व अधिशासी निदेशक SCBT हरकेश चौरसिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त 2021 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि को 18 सितंबर 2021 रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। प्रथम चरण चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित समय में प्रवेश नहीं लिया है वह अभ्यर्थी सभी मूल प्रमाण पत्रों अंक पत्रों के साथ संबंधित चयनित राज्य के निजी संस्थानों के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं और प्रवेश ले सकते हैं 18 सितंबर 2021 तक। अगली खबर कि ऑनलाइन निगरानी में अंक सुधार की परीक्षा देंगे विद्यार्थी। यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए जिला मुख्यालय पर बना कंट्रोल रूम। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएंगी। तो इसी प्रकार की अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय जय भारत, नमस्कार।